अच्छा देख लेंगे देख लेंगे। काशनी गुड आफ्टरनून बेटा। आकांक्षा गुड आफ्टरनून। अभिषेक गुड आफ्टरनून। दिवाकर गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम लोग इफ आई नॉट मेंशन्ड एनीथिंग and even from the question itself you are unable to decode that what kind of a full wave rectifier is given to you, whether it's a center tapped full wave rectifier or a bridge rectifier, because we have bridge rectifier also as a full wave rectifier. So if by the language of the question, and there is no way by reading the question you can find out that which rectifier, full wave rectifier he's talking about, then by default you will go for the center tapped rectifier. Remember that. Okay, by default you will go with the center tapped rectifier. Remember this point. Ankita, good afternoon. Prakshi, good afternoon. Good afternoon, Ankit beta. So let me write that first question for you. Sanjay, very good afternoon beta. Adil, good afternoon. Good afternoon Rudra. Satyam, good afternoon. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, इसलिए सन्नाटा है। तुम भी क्वेश्चन लिखो, ठीक है? मनोज, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है? वेट, चल ठीक है, वेट करना, जल्दी जल्दी करो फिर। 2 मिनट्स, पूरे 2 मिनट्स दे रहा हूँ, लो भाई। Vishal, good afternoon. Shraddhanan, good afternoon. Sir, I am attending the first class. Can watch this live or with previous video? No, Manoj beta, you cannot watch this live. You will have to watch the recorded videos first, otherwise you will not be able to understand. And moreover, we have only completed 4-5 classes, I think.
approximately 5 classes we have finished, and those classes were also only for 2 hours. So I think you can quickly finish those classes and join me live. And moreover, tomorrow on Sunday there is no class, so you can cover the backlog and join me live on Monday. दीपक गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पोल अटेंड करने में कैसे कूदे 2 मिनट में। ओके बेटा, ओके। पोल अटेंड करने के लिए जैसे ही पोल दिया, सारे ट्रू फॉल्स मैं लगाऊंगा, सबका गलत हुए जा रहा है, किसी का सही नहीं हो रहा है। कितनी खुशी हो रही है ना मुझे, कितनी खुशी हो रही है ना। सॉल्व नहीं करना है। क्या सॉल्व नहीं करना है? तुमने कहा 2 मिनट रुको, मैं 2 मिनट रुका हूं तुम्हारे लिए। मैं तो 2 मिनट रुका हूं तुम्हारे लिए कि तुम बोल रहे भाई 2 मिनट रुक जाओ, मैं रुक गया, का सॉल्व कर लो तुम। मैंने पोल भी लगा दिया 2 मिनट तक का कि भैया तुम्हारे पूरे 2 मिनट तुम्हें मिल जाए। बाकी लोग पोल खेल रहे हैं, उनको खेलने दो, तब तक उनका भी टाइम पास हो रहा है। कह रहे हैं सॉल्व तो हो नहीं रहा, पोल ही खेल लेते हैं हम लोग। चलिए, खत्म हुआ पोल। किसी का सही नहीं हुआ क्योंकि मैंने दोनों आंसर नहीं दिए थे, ट्रू भी नहीं दिया था आंसर, फॉल्स भी नहीं दिया था मैंने आंसर। मैंने रखा था आंसर स्किप, मैंने रखा था स्किप। ठीक है, चलो यहाँ देखो। अब वो बोल रहे एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी लोड रेजिस्टेंस इतनी है, सो आरएल इज गिवन टू अस एंड द डायोड्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इतना। ओके, आरएफ भी दे दिया। इफ द टर्न रेशियो फ्रॉम प्राइमरी टू हाफ ऑफ सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, समझ में आ रहा है? मतलब सेंटर टैप में जो आधा पोर्शन है प्राइमरी का, उस आधे पोर्शन तक जो है ट्रांसफॉर्मर के टर्न्स रेशियो है 5:1। प्राइमरी पे उसने वोल्टेज बता दिया कितनी है, तो पूछ रहा है डीसी एंड एसी आउटपुट करंट, डीसी एंड एसी आउटपुट वोल्टेज एंड सो ऑन एंड थिंग्स। सो फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू कैलकुलेट वी इनपुट। वी इनपुट क्या था? सेकेंडरी पे जो वोल्टेज आती थी। तो पहले मुझे सेकेंडरी पे वोल्टेज निकालनी होगी। क्या चाहिए होगी? वीएम, पीक वैल्यू चाहिए होगी। लेट्स स्टार्ट इट। So you can see RMS voltage at the secondary winding will be the RMS voltage at the primary winding multiplied by N2 by N1. N2 is 1, N1 is 5. Substituting the value, it is 240 into 1 by 5. Hence, RMS voltage at the secondary winding, it is coming as 48 volts। 48 volts मेरी RMS वैल्यू वोल्टेज आ रही है सेकेंडरी वाइंडिंग पे, आधी वाइंडिंग पे, ध्यान रखना आधी वाइंडिंग पे। So what will be the peak value? So you know that VRMS secondary winding, इसमें कॉमा छूट गया, will be VM by √2, and you can see it is equal to how much? 48. Therefore VM will be 48 into √2, 67.88 volts। हमने VM निकाल लिया। दूसरा हमें साथ में क्या चाहिए? IM चाहिए। IM भी निकाल लेते हैं। IM is VM अपॉन क्या आएगा? VM अपॉन RF प्लस RL, क्योंकि RF दिया हुआ है उसमें। तो अगर आपको सर्किट याद है सेंटर टैप का, तो करंट ऐसे जाती थी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय ऑल द रेजिस्टेंसेस। ऑल द रेजिस्टेंस मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस दी नहीं है, 0। डायोड रेजिस्टेंस, RL रेजिस्टेंस। किसने ऐसी स्माइली भेजी? क्या समझ में नहीं आया भाई? ये स्माइली मत भेजा करो। इस स्माइली का मतलब होता है चल क्या रहा है। देखो कैसे वो ऐसा है, क्या चल रहा है भाई, क्या पढ़ा रहे हैं,
भाई नहीं समझ में आता तो मेरे से पूछ लिया करो। मैं कभी मना करता हूँ डाउट के लिए? मैं कहता हूँ नहीं समझ में आ रहा, पूछ लो, ये स्माइली मत भेजो। चलो, अपॉन आर एफ प्लस आर एल। So now, what is VM? VM we just calculated 67.88 upon RF. डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 दी हुई है and RL 0.5 kilo ohms. It means 500 ohms. Therefore, IM is coming as 67.88 divided by 550 into 1000. So it is 123.4 milliampere. Yes, yes, thank you, right, this is the current IM. तो ये मेरे पास आ गई। अब अगर मैं देखना चाहूं कि अपना ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा है, हल्का सा यहाँ बना देता हूं एक थोड़ा सा, कि कौन सी वोल्टेज क्या है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। वो कह रहा है बेटा इस साइड है 240 वोल्ट और उसके बाद टर्न रेशियोज के बाद यहां पे 48 वोल्ट और यहां पे भी 48 वोल्ट। ये क्या है हमारा आरएमएस वोल्टेजेस, ये सारी क्या आई है बेटा आरएमएस। इतनी इंफॉर्मेशन हमने डिकोड कर ली जो कि मिनिमम, बेयर मिनिमम जो चाहिए ही थी। अब चलते हैं पहली चीज में, डीसी एंड एसी आउटपुट करंट पूछ रहा है। चलो, डीसी करंट आउटपुट में कितनी होगी? इट विल बी 2Im by pi, because full wave rectifier we know that it is 2Im by pi, so it is 2Im 123.4 upon pi milli. It means IDC is coming as into 2 divided by pi 78.56 approximately milli। ठीक है, तो ये मेरे पास IDC आ गया। अब वो पूछ रहा है AC आउटपुट करंट। कल भी बताया था आपको मैंने, when he is asking AC output current, he is asking you IRMS dash. IRMS dash will be ripple factor into IDC. What is the ripple factor? कितना आता है रिपल फैक्टर? 0.483। याद होगा तुम लोगों को, उम्मीद कर रहा हूं मैं, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं। 0.483 इंटू 78.56 milli, and therefore 0.483 into 78.56, this is coming as 37.94 मिलीएम्पेयर। ये तुम्हारा पहला टास्क खत्म हुआ। दूसरी चीज, डीसी एंड एसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, डीसी एंड एसी आउटपुट वोल्टेज। चलिए, डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, सो आई विल बी गोइंग विद आईडीसी इंटू आरएल तो सर 2Vm by पाई क्यों नहीं किया? बेटा 2Vm by पाई मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बार डायोड की रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप आ गया होगा, तो पूरी इनपुट वोल्टेज नहीं मिलेगी।
समझाया हुआ है पूरा मैंने, ठीक है, दिमाग लगाना, सर्किट दिखना चाहिए, रिवाइज करके आए होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज यहां पे डायोड में ड्रॉप आएगा तो आरएल के अक्रॉस पूरा इनपुट नहीं आएगा, आरएल के अक्रॉस पूरा वीएम नहीं आएगा, तो 2 VM/π नहीं आएगा। तो कैसे निकाले, क्योंकि करंट निकालते टाइम मैंने आरएफ कंसिडरेशन में लिया हुआ है, तो ये जो आईएम आया है ये आरएफ को कंसिडरेशन में लेने के बाद आया है, तो इसका मतलब आईएम से आईडीसी 2Im/π सही आएगी। तो जब आईडीसी सही आ गया है तो आईडीसी इंटू आरएल करके वीडीसी निकाल लो ना यार। 78.56 into RL, that is 0.5 million K got cancelled. Therefore, VDC is coming as 78.56 divided by 2, 39.28 volt. अब हमें निकालना है AC आउटपुट वोल्टेज, यानी V RMS डैश। V RMS डैश क्या होता है, रिपल फैक्टर इंटू VDC। रिपल फैक्टर you already know 0.483 into VDC we just calculated 39.28 to 0.483. This is coming as, ये क्या कर दिया हमने, 1 पॉइंट कर दिया ऑलरेडी, मल्टीप्लाइड था, मतलब बड़ी कैसे आकी वैल्यू से, 39.28 into 0.483, 18.97। चलो ये भी निकल गया। इसे भी आरएल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं क्या, एसी वैल्यू को आईआरएमएस डैश से। हाँ आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा, बात तो कॉन्सेप्ट तो वही है। आ रहे, क्योंकि बात तो वही है ना, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कि वहां पे तुम्हें अगर करंट पता है, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाली वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डीसी डायोड वोल्टेज एंड करंट। तो हमें डायोड के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए डीसी और करंट चाहिए, चलिए निकालते हैं। थर्ड, डायोड की डीसी वोल्टेज कितनी आती है फुल वेव रेक्टिफायर में, -2 VM/π, -2 VM/π, ठीक है, किया हुआ है। सो -2 into VM 67.88 divided by pi, which is equal to 67.88 into 2 divided by pi, 40, sorry, minus 43.21 वोल्ट्स। ये हमारे पास VDC आ गया। अब डायोड की डीसी करंट पूछी है, तो करंट कितनी होती थी, Im/π, क्योंकि जो लोड की है वही सेम निकलेगी, वही सेम निकलेगी। सो दिस विल बी Im was 123.4 अपॉन पाई मिली, $39.27928 लिख देते हैं, 28 मिली एम्पेयर, 28 मिली एम्पेयर। कि 2Im/π था ना, ऋतिक चेक करना, मुझे लग रहा है मैं भूल गया, मुझे थोड़ा मेमोरी तो बताइए मेरी अच्छी नहीं है, चेक करना। डायोड की डीसी करंट 2Im/π निकाली थी हमने बेटा, या Im/π थी, मैं भूल गया, एक बार चेक करना क्या था, जल्दी से पन्ने पलट के पीछे चेक करना एक बार बेटा।
बेटा इस डायोड से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ करंट एक हाफ साइकिल के लिए जाएगी। फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायोड द करंट विल फ्लो ओनली फॉर वन हाफ साइकिल। ठीक है, आई बात समझ? इस डायोड से करंट फॉरवर्ड बायस में जाएगी, रिवर्स बायस में नहीं जाएगी। तो करंट आधे साइकिल के लिए जाएगी, आधे के लिए नहीं जाएगी। तो क्या आ जाएगा? आई एम बाई पाई, आई एम बाई पाई। Beta, if you want me to solve some particular question, I told you put it in the group. In the group, what happens basically, other students will also have an opportunity to solve that particular question. And if you are getting a doubt in some particular question, it means in that question there is something good. Because even when I taught you, still you were not able to solve that question. It means there must be something different or something unique in that question. That's why you were unable to solve that question. Put it in the group so that everyone gets benefited by that question, and we will learn something new with that question, isn't it? So always put it in the group. Next, percentage efficiency. यही पूछा था ना next, and regulation factor. Percentage efficiency and regulation factor. Percentage efficiency कितना था? 0.81 into RL upon RF plus RL into 100 कर लो, या इसको 81 into RL upon RF plus RL कर लो। मुझे वही याद है 81 into RL upon RF plus RL, but depends आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। So now let's substitute the values. So this will be 0.81 into, इसको 81 कर लेते हैं ना, फालतू में एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। 81 into 500 upon 50 plus 500. On solving this, percentage efficiency will be 81 into 500 divided by 550, 73.63%. Next, we have to calculate regulation factor. So percentage regulation क्या था इसका? R by RL into 100. So what was R? R was basically RF plus R secondary winding divided by 2. So RF is 50, secondary winding 0, RL is 500 into 100. This is coming as 0.010%. 10%. It is coming as 10%. क्या है इसके बाद? PIV and ripple frequency पूछा हुआ है। Fifth, PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप में कितनी होती है? 2 times VM, that is 2 into 67.88. Therefore peak inverse voltage is coming as 135.76 volt. Next, we have to calculate ripple frequency. Ripple frequency होती है 2 times F naught. F naught is given to be 50. Hence, ripple frequency is coming as 100 hertz. Okay. Next, RMS output current. RMS output current, that is IRMS, it will be simple IM by root 2. So IM अपने पास था 123.4 by root 2 milli.
87.626 मिली। सो हम लोगों ने सब कुछ निकाल लिया जो जो इस सवाल में पूछा गया था। बोलो, आया समझ? तो अब देखो बेटा, आप समझ रहे हो कि आपको सब कुछ याद तो होना ही चाहिए। दूसरा दूसरा आपको समझा हुआ होना चाहिए। अगर आपने समझा नहीं है ना, फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपने समझा नहीं है, फिर नहीं हो पाएगा आपसे। फोर्थ पॉइंट क्या करूं? सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स? यस यशदीप, देयर इज। इज दिस योर फर्स्ट क्लास? Haven't you attended the previous classes? So if it is your first class, then how come you're asking me doubts about the diode? If you have not attended my classes, if you have not studied from me, you should not ask me doubts. It's as simple as that. First attend the classes and then solve the questions, because maybe the thing that you're asking, maybe I have already covered it in the class, isn't it? So it's always better to ask doubts from the teacher from whom you have studied, because he or she knows what he or she has taught you in the class. So accordingly, they can help you out. So there is a group, try to find that group, join that group, post the questions over there. People will solve that. Or maybe from whomsoever you have studied, they or every educator has groups for the students where they help the students out. Chaliye. So now, what is the problem that we have faced with the center tap transformer? One thing that I did not like was the center tap transformer itself, है ना? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर हमें पसंद नहीं आया था ना? सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर से हम खुश नहीं थे यार. We were not happy with the center tap transformer. I want to remove the center tap transformer. But how to do so? How to do so? How to remove the center tap transformer? So I have to do something now. So let's plan something. Let's plan something. Let's develop something. But we have to keep one thing in our mind, is that I need two half-wave rectifiers kind of a thing. Because with the help of center tap, what I did, basically I connected two half-wave rectifiers. So that's why I was able to achieve full wave rectifier. So now let's plan something. I said, okay, if I have a circuit like this, with the help of this, what will I achieve? So I said, if I give a bidirectional waveform to the circuit, what I'll get a unidirectional, but only in the one cycle. There's a half-wave rectifier. That is a half-wave rectifier. But I want negative cycle also, because मुझे तो full wave rectifier चाहिए. Because मुझे तो full wave rectifier चाहिए. तो मैंने कहा मुझे negative cycle भी output पे चाहिए. आपने कहा सर ऐसे है? काम करो, ऐसे कर लेते हैं. Yashdeep, whose recorded lectures you have seen? That is very important. If you have seen my recorded lectures, I have categorically explained this thing in the class. The thing that you're asking.
किसके रिकॉर्डेड लेक्चर देखे? तो बेटा तो एक काम करो, जो मैंने पढ़ाया है वो जाके एक बार दोबारा देख लो, है ना? ऐसे तुम रोज आओगे मेरी क्लास में, ठीक है? जहां से तुम पढ़ रहे हो तुम रोज क्लास में आओगे मेरे से पूछने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। जब हम ओपन सर्किट टेस्ट लेते हैं, व्हाट डू वी कंसीडर बेसिकली? Yashti, what do we consider basically when we go for the open circuit test? We consider the diode to be reverse biased, isn't it? When we go for the open circuit test, we consider the diode to be reverse biased. When the diode is reverse biased, will it be having any kind of drop across it? It is open. It is open at that time. What drop you are thinking about? अगर मेरे पास ये डायोड है, मैं ओपन सर्किट टेस्ट ले रहा हूं, तो मैं इसको ओपन कर दूंगा, कौन सा ड्रॉप के बारे में तुम सोच रहे हो? अब करंट जीरो होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी, यही तो कैलकुलेट करते हैं। तुम कौन सा ड्रॉप सोचना चाह रहे हो? आई डोंट नो तुम क्या सोच रहे हो, क्या मुझे नहीं पता है, बट एक सिंपल सी बात है, डायोड है, मैंने इसको ओपन कर दिया ओपन सर्किट टेस्ट में, इट इज रिवर्स बायस। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हाउ कैन यू टेक व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस्ड? Forward voltage drop you will be taking into consideration when the diode is forward biased, that is when you are going for the short circuit test. फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप तो तुम तब लोगे ना जब तुम फॉरवर्ड में हो। फॉरवर्ड में हो मतलब तुमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाया हुआ है, तो तुम शॉर्ट सर्किट टेस्ट लगाओगे फिर। दोनों को मिक्स मत करो ना। चलिए, ये मेरे पास डायोड आया, मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते। हमने इस तरह से किया। जब हमने इस तरह से किया तो हमने बोला हाँ अब सही है, अब नेगेटिव पास हो गया। पर आपने क्या बोला? आपने कहा यार ऐसे थोड़ी ना चाहिए था सर, ये कोई बात हुई? ऐसे थोड़ी ना चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि ये ऊपर आता। हमारा काम नहीं हो पा रहा सर, we are unable to achieve a full wave rectified waveform, we are unable to achieve that। तो मैंने कहा लेकिन वैसे भी अलग अलग थोड़ी ना चाहिए, हमें तो दोनों इकट्ठे चाहिए। एक सर्किट में थोड़ी ना, मुझे तो दोनों इकट्ठे चाहिए। तो दिमाग में क्या आता है नॉर्मली, व्हाट स्टूडेंट्स कम अप विद द सॉल्यूशन, लेट्स कनेक्ट दिस टू इन पैरेलल। एक में पॉजिटिव जाएगा, एक में नेगेटिव जाएगा, काम हो जाएगा। पर उसमें भी दिक्कत क्या आती है, इफ आई डू सो, इसको ध्यान से समझना, मैं बिल्ड कर रहा हूं कुछ, और इस बिल्डिंग में ही क्वेश्चंस है, मतलब यही जो मैं बता रहा हूं ना, यही सर्किट ऐसे एग्जाम में दे देते हैं ये लोग सॉल्व करने के लिए। दोनों इकट्ठे चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों डायोड्स को पैरेलल में लगा देते हैं। तो क्या हुआ, इफ यू नोटिस, जो दिया वही मिल गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म यहां से चली जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में वेव फॉर्म यहां से चली जाएगी, तो ऐसी मिल जाएगी, ऐसी मिल जाएगी। तो अभी भी निराशा ही हाथ लगी है, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा डिजाइन तो करना है सेंटर टैप के बिना, पर कैसे करूं सेंटर टैप के बिना डिजाइन, ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा काम करते हैं, कुछ अगर ऐसा मिल जाए ना यार तो जिंदगी सफल हो जाए। क्या सर, कैसा चाहते हो? कोई सर्किट इस तरह का,
मतलब जिसमें मैं इस तरह से वेव फॉर्म दूं और मुझे इस तरह से मिल जाए, है ना। ऐसा हो गया तो काम हो जाएगा ना। दिक्कत बस इसी की आ रही है, दिक्कत तो बस इसी की आ रही है। ये मिल गया ना तो अपना काम हो जाएगा। बट सवाल ये पैदा होता है, भाई ये अचीव कैसे करें। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, वेवफॉर्म पलटनी चाहिए। जो इनपुट पे आई है उसकी उल्टी आउटपुट पे आनी चाहिए, और एक ही जानी चाहिए, दूसरा हाफ साइकिल जाना भी नहीं चाहिए। एक ही जाना चाहिए, दूसरा हाफ साइकिल जाना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तो एक काम करते हैं, क्यों ना सर्किट ऐसे बनाए। बड़ा बना दिया। ये क्रॉसओवर है, जुड़े नहीं हुए हैं। जुड़े होते तो मैं डॉट बना देता, ये एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे हैं, ठीक है। डायोड 1, डायोड 2 ऊपर वाला, एंड मैंने यहां पे लगाया बेटा, इसको दूसरे कलर से लिखना, मुझे वोल्टेज दिखानी पड़ेगी, इससे लिख देते हैं वी इनपुट, और आपको यहां पे मिल रहा है वी आउटपुट। अब देखना ध्यान से, जब बेटा मेरी यहां पोलैरिटी होंगी प्लस माइनस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, डायोड D1 भी रिवर्स बायस। सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म कैन नॉट पास थ्रू इट। पॉजिटिव हाफ साइकिल का वेवफॉर्म को क्रॉस नहीं कर पाया। सो इफ आई एम गोइंग फॉर द आउटपुट वेवफॉर्म, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना रहा आउटपुट, 0 0। अब बेटा जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब पोलैरिटी लिख रहा हूं वोल्टेज की, अब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब अब नीचे वाले की पॉजिटिव वैल्यू और ऊपर वाले की नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव हाफ साइकिल सपोज -2 वोल्ट, तो जब वी इनपुट -2 वोल्ट होगा, विद माइनस आई कैन चेंज द पोलैरिटीज, ये आ जाएंगी, तो ये +2 वोल्ट हो गया। अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड, डायोड D2 भी फॉरवर्ड बायस्ड, ध्यान से देखना आप। अब डायोड D1 भी फॉरवर्ड बायस्ड और डायोड D2 भी फॉरवर्ड बायस्ड, तो ये जो V इनपुट है ये यहां पे आएगा माइनस प्लस। तो एक तरह से जब मैंने पलट दिया तब तो सही है, पर अब मैं V इनपुट देखूं, अगर V इनपुट की पोलैरिटीज, तो प्लस पे माइनस आ रहा है और माइनस पे प्लस आ रहा है, यानी V आउटपुट माइनस V इनपुट आया, और V इनपुट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको, क्लियर हुआ सबको।
गुड गुड। तो भाई सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट प्लीज सर, रिपीट। ओके करते हैं रिपीट। अक्षदा और वेदांत में से कोई एक जो है वो कॉल पे आ जाओ, कोई एक तुम में से कॉल पे आ जाओ, कोई भी एक कॉल पे आ जाओ। चलो पहले अक्षदा ने किया। अक्षदा कनेक्टेड हो बेटा, बोलो कुछ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक, आवाज आ रही है। आज मुझे एक बात बताओ अक्षदा बेटा, जब ये पॉजिटिव था वी इनपुट, इसका मतलब D2 रिवर्स बायस, D1 रिवर्स बायस्ड, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वी इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, जब वी इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, सो सपोज इसकी वैल्यू -2 वोल्ट है, तो एन साइड पे -2 वोल्ट आ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। यस सर। और पी साइड पे नेगेटिव वाला, तो ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। अब नेगेटिव वैल्यू से समझना बच्चों के लिए कठिन हो जाता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस। तो मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं अब कैसे किया मैंने इसको। मैंने क्या बोला, सपोज वी इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं -α वोल्ट्स, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0, मतलब -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकती है वी इनपुट की वैल्यू। इतना यस क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं कह रहा हूं, आपको पता है बेटा, अगर किसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इट इज एज गुड एज चेंजिंग और रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी एंड राइटिंग इट पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव करंट, नेगेटिव करंट की वैल्यू करंट की डायरेक्शन पलटता है, वैसे ही नेगेटिव वोल्टेज जो है वो वोल्टेज की पोलैरिटी पलटती है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब हमने क्या बोला, अब हमने कहा अब हमने कहा बेटा यहां पे प्लस माइनस वी इनपुट जो है वो -α वोल्ट आ रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस प्लस प्लस अल्फा वोल्ट? यस सर। अभी देखा हमने नेगेटिव से पोलैरिटी बदलती है, बदलती पोलैरिटी हमने। अब आप देखो बेटा, डायोड 1 में एनोड साइड पे पॉजिटिव है, डायोड 1 फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड 2 के कैथोड साइड की वोल्टेज एनोड साइड से कम है, यहां पे इस साइड 0 है, इस साइड नेगेटिव है, तो डायोड 2 फॉरवर्ड बायस्ड। यस अब सर। समझ में आया दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे? यस सर आ गया। पक्का? अब आप देखो वी आउटपुट कितना आया। अगर मैं वी आउटपुट देखूं तो ये नेगेटिव नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब वी आउटपुट कितना है, अल्फा वोल्ट्स। यस यहां सर। तक क्लियर है? यस लेकिन वी इनपुट के तो नेगेटिव है, ये वी इनपुट था, सो वी इनपुट इज -α v। नहीं, ये वी इनपुट था ना, प्लस माइनस -α v, मैंने नेगेटिव से पोलैरिटी बदल दी थी। हाँ हाँ यस सर यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि वी इनपुट -α v था, तो इसका मतलब इसको मैं -v इनपुट लिख सकता हूं। अगर v इनपुट इज -α v, देन α v इज -v इनपुट, यस सर यस सर। तो v आउटपुट -v इनपुट के बराबर आया। इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी तो बोल सकते थे कि मैंने यहां तक तो समझ लिया कि ये फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस इस पोलैरिटी से, लेकिन अगर मैं इनपुट की पोलैरिटी ही यूज करता तो यस प्लस माइनस की तरफ, माइनस प्लस की तरफ, तो v आउटपुट कितना होता, -v इनपुट। यस सर यस सर। नहीं? आ गया सर आ पक्का? गया। यस सर। यस सर आ गया। आ गया। ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वेदांत बेटा तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया कि कुछ मिसिंग है अभी भी? बोलो, क्लियर है? ठीक है। किसी को अगर हल्का फुल्का पे भी डाउट है, मैं सर्किट को रीड्रॉ करने लगा हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि लड़ाई झगड़ा ही खत्म कर दें हम लोग आपस में।
मैं इसको दोबारा से एक बार करता हूं रीड्रॉ, रुको। सर्किट यही है मेन, सर्किट यही है मेन, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रीड्रॉ कर रहा हूं बस, ठीक है। V input, diode D2 की नेगेटिव साइड, माइनस D1 एनोड साइड, इधर देखना जरा मेरी तरफ, पहले इसको देखो, इस सर्किट को देखो, ये वाला सर्किट, इस सर्किट को देख रहे हो। अब देखना मैंने क्या किया, मेरे हाथ की तरफ देखना, ये आरएल है, ये आरएल है, मैंने आरएल को ऐसे पलट दिया, समझ रहे हो, ये आरएल है, मैंने आरएल को ऐसे पलट दिया। पलटने से क्या हुआ कि ये वाला पॉजिटिव वाला टर्मिनल नीचे, नेगेटिव वाला टर्मिनल ऊपर चला गया, समझ रहे हो ना, इसको ऐसे कर दिया हमने, ऐसे कर दिया आरएल को, ये फिक्स रखा, ये वाला हिस्सा पकड़ के रखा, इस पॉइंट को नीचे ले आए पलट के, और ये ऊपर चला गया, तो ये सीधी लाइन बन गई D2 वाली, और ये D1 वाली सीधी लाइन बन गई। लेकिन अब देखो एक चीज, ये जो D2 वाली सीधी लाइन बनी है इसमें नेगेटिव ऊपर आया है, और ये D1 वाली जो सीधी लाइन बनी है इसमें पॉजिटिव नीचे आया है V आउटपुट का, सही है, बोलो बेटा सही है। आप समझ रहे हो कि जब ये V इनपुट, ग्रेट, हाथ से बनाना पड़ेगा। नाउ हैव अ लुक बेटा, जब V इनपुट पॉजिटिव होगा तो डायोड का कैथोड साइड की वोल्टेज एनोड साइड से ज्यादा ओपन, जब ये नेगेटिव होगा डायोड की एनोड साइड की वोल्टेज कैथोड साइड से कम ओपन। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा तो ये दोनों ओपन हो जाएंगे, पर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव, यानी एनोड कैथोड की वोल्टेज एनोड से कम है फॉरवर्ड बायस्ड, ये पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव साइकिल चल रहा है, तो हमारी एनोड की वोल्टेज कैथोड से ज्यादा है फॉरवर्ड बायस, जो मैंने अभी समझाया था, ये दोनों शॉर्ट हो गए नेगेटिव साइकिल में। वी आउटपुट किसके बराबर है, माइनस वी इनपुट के, आप लगाओ केवीएल, वी आउटपुट इज माइनस वी इनपुट। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कुछ नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल में बिल्कुल वैसे ऐसे आ जाए। आई होप सबको क्लियर हो गया, आई होप सबको क्लियर हो गया। ये जो अपन ने सिक्स्थ बनाया है, ये क्या है बेसिकली, दिस इज पाथ फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल्स, इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल सारे पास हो जाएंगे, पर मुझे अब 5 चाहिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी, है ना, आई नीड 5 फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑल्सो। ये सीधा सीधा, अब देखो ना,
जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये फॉरवर्ड, इसको नाम लिख देते हैं डायोड, नीचे वाला D3, ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला D4, ऊपर वाला D3, D4 फॉरवर्ड बायस वाला D3। तो अब देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, D3 फॉरवर्ड बायस, D4 फॉरवर्ड बायस, तो पॉजिटिव चला जाएगा, पर नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों रिवर्स बायस, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। ओके, जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। पाथ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल्स, सही है, सही है यहां तक। अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं किसी तरह से इसको और इसको कंबाइन कर दूं, तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूनिडायरेक्शनल मिल जाएगी, फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई एम वेरी क्लोज टू माय डेस्टिनेशन, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूं। कैसे करें? मैंने एक तरीका सोचा, मैंने कहा ऐसे कर सकते हैं यार, ऐसे लग रहा है मुझे, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे मंजिल मिल जाएगी। क्या सोचा सर? यार बड़ी दिक्कत है, अंदर पूरा चिपका हुआ है इसके, वो फिर डिलीट हो रहा है। ये क्या है? नेगेटिव हाफ साइकिल का रास्ता, पॉजिटिव हाफ साइकिल का सीधा बना दो ना ऊपर से, क्या दिक्कत है? क्या लगता है मंजिल हासिल हुई कि नहीं हुई? देखो बेटा, जब मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, D3 फॉरवर्ड बायस्ड, D4 फॉरवर्ड बायस्ड, D1 D2 रिवर्स बायस्ड, तो D3 D4 से पॉजिटिव निकल गया। जब मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, D3 D4 रिवर्स बायस, D1 D2 फॉरवर्ड बायस, और V आउटपुट विल बी माइनस V इनपुट, उल्टा उल्टा होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब लाइक दिस, इसका मतलब हमारा अचीव हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ये आ गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। सबको समझ में आया? ठीक है, लेकिन ऐसे बुक में नहीं दिया होता, इसको हम लोग करेंगे रीड्रॉ, इसको हम लोग करेंगे रीड्रॉ, दोबारा से बनाएंगे, जैसे इसको बुक में बनाया होता है वैसे बनाते। बेसिक स्ट्रक्चर ये है, फिर इसको हम रीड्रॉ, यही पेज रहेगा सत्य, मैं इसी को रीड्रॉ कर रहा हूं, मैं तब तक अपना स्ट्रक्चर तो बना लूं ना रीड्रॉ करने के लिए। नहीं,
चलिए बेटा देखते हैं अब डायोड्स कैसे लगेंगे। सबसे पहले आप देखिए डायोड D2 जो है वो Vn के पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड है और D2 का क्या कनेक्टेड है, N साइड, और D2 का P साइड इसके नेगेटिव साइड कनेक्टेड है। तो D2 ऐसे बनेगा, D2 का कैथोड Vn के प्लस साइड, D2 का एनोड V आउट के माइनस साइड, ये बन गया D2। फिर प्लस साइड से और क्या कनेक्टेड है, D3 का एनोड प्लस साइड में, D3 का कैथोड V आउट के प्लस साइड में, दोनों ही प्लस साइड में कनेक्टेड है इसका। एनोड प्लस साइड में V इनपुट के, कैथोड प्लस साइड में V आउटपुट के, बन गया। ये क्या बन गया, D3। अब नेगेटिव साइड में क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड में D1 कनेक्टेड है और इसका प्लस में कनेक्टेड है, तो प्लस नेगेटिव D1 यहां बन गया। एंड सिमिलरली D4 बना देता हूं मैं, वो भी आप चेक कर लो, ऐसे आएगा। ये तैयार हो गया आप लोगों का ब्रिज रेक्टिफायर। That's why the name bridge rectifier, because this circuit can be redrawn like this, which is a bridge circuit, hence it's a bridge rectifier। और ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर तैयार हो गया। कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरा समझाया। मेन सर्किट ये बनता है, फिर इसका डिजाइनिंग थोड़ा अच्छा करने के लिए इस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हमने तैयार कर लिया। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर की। बहुत आसान है, बहुत ही डिसेंट सा, सब चीजें यहां शुरू करते हैं डायरेक्टली, कोई बात। बहुत डिसेंट सा प्यारा सा है ये, इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, बिल्कुल तंग नहीं करेगा। वेट कर, वेट, ओके सर मेरा ब्रिज हिल गया ड्राइंग। कोई बात नहीं अभिषेक, तुम्हें पता है ना तुम्हारी कॉपी में ब्रिज बना है, बस तुमने रिवाइज करनी है कॉपी। अच्छी बात है, कोई और पढ़ेगा फेल हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या है, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। तो नाउ लेट्स पुट द हेडिंग एज ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, तो ये आया हमारे पास इनपुट, यहाँ पे जो एसी आएगी हमारी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यहां से गई हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, टर्न रेशियो N1:N2, यहाँ पे N1 N2 से बड़ा है, स्टेप डाउन हुआ, स्टेप डाउन होके
सेकेंडरी पे हमें वोल्टेज Vs मिली है, जिसको हम V इनपुट कहते हैं, Vm साइन अल्फा वो मिला, और उसके बाद यहां पे हम लोग पहुंच गए, तो V इनपुट आया, Vm साइन अल्फा। अब बहुत आसान है, अब बहुत इजी, ठीक है। क्या होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, पहले चलो बस लिख के समझाता हूं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, दैट इज अल्फा 0 से पाई। अल्फा अगर बेटा 0 से पाई है तो वी इनपुट क्या हो गया, पॉजिटिव, बिकॉज साइन अल्फा इज पॉजिटिव, वी इनपुट इज पॉजिटिव। चलिए देखते हैं, अगर V इनपुट पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो आपका D3 और D4 फॉरवर्ड बायस्ड होगा, पॉजिटिव प्लस ये गया, नेगेटिव N ये गया, D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक समझ में आया, पूछ लेना भाई। समझ में आया कि नहीं आया, जो मैंने अभी बोला समझ में आया? क्योंकि अभी डिस्कस किया ना, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दिया। अगर नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। D3 and D4 is forward biased and D1, D3 and D4 are forward biased. D1 and D2 are reverse biased. D1 and D2 are reverse biased. तो अब सर्किट क्या बनेगा समझते हैं। एक चीज देखो बेटा, ये पॉजिटिव है अगर, तो D2 क्या है, क्योंकि प्लस साइड आ रहा है कैथोड की तरफ, तो ये ओपन हो गया। D1 नेगेटिव, ये ओपन हो गया। ये फॉरवर्ड बायस्ड है D3 एंड D4। अगर इनकी रेजिस्टेंस दी है RF से रिप्लेस कर दीजिए, अगर कट इन वोल्टेज दी है V गामा से रिप्लेस कर दीजिए, रेजिस्टेंस एंड कट इन वोल्टेज दोनों दी है V गामा RF से रिप्लेस कर दीजिए, कुछ नहीं दिया शॉर्ट से रिप्लेस कर दीजिए। इट विल डिपेंड क्या है भाई, इट विल डिपेंड, ठीक है। अभी आइडियल लेके चलते हैं, अभी आइडियल लेके चलते हैं आप, ठीक है, चलेगा। तो अब कैसे जाएगी करंट, आप देख रहे हो। अब क्या होगा बेटा, यहां से जाएगा करंट के लिए ये पाथ मिलेगा, फिर ये पाथ मिलेगा, फिर ये पाथ मिलेगा, और करंट बाहर। आया समझ में सबको? तो आप देख रहे हो वी आउट जो है पॉजिटिव आया, वी आउट जो है पॉजिटिव आया, बिकॉज लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस, ठीक है, करंट आई इज फ्लोइंग लाइक दिस। सो नाउ इफ यू सी द करंट आई इज पॉजिटिव एंड द ड्रॉप विल बी पॉजिटिव। मैं यहां बनाता हूं ना, साथ साथ में वेव फॉर्म बनाता हूं मैं, ये मत बनाना तुम लोग अभी, ठीक है, ये तुम्हें पहले यहां पे भी इसका दूसरा पार्ट करूंगा, फिर ये वेव फॉर्म आएगी, तो वेव फॉर्म अभी मत ड्रॉ कर लेना। तो करंट वाली आगे चल के आएगी, टाइम है ना क्लास में। मुझे लग रहा है शायद, पक्का नहीं, शायद, दिल में उम्मीदों की शमा मत जला लेना, शायद क्लास जो है जल्दी छोड़नी पड़ जाए। असहनीय ये भूख लग गई है मुझे काफी देर से, और वो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और मेरे लिए पढ़ाना कठिन हो गया, मुझे इतनी भूख लग चुकी है अभी। यार मैंने वर्कआउट करके आने के बाद जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया आज। खाना तो बना हुआ सीखी क्यों करना है, नीचे खाना वाना कुछ तो होगा ही। हाँ मुझे पता है, तुम लोग कहोगे सर हमें बहुत बुरा लग रहा है। नहीं नहीं सर, आप अभी छोड़ दीजिए सर, ये वेव फॉर्म कल बना लेंगे। नहीं नहीं, आप अभी छोड़ दो सर, हम सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं क्लास छोड़ने के, हमें कुछ नहीं है, हमें छुट्टी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं कि आपको भूख लग रही है।
समझ रहा हूं मैं, तुम बहुत सोचते हो मेरा, समझ रहा हूं मैं। हाँ हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, मुझे पता है तुम मेरी बहुत चिंता करते हो यार। तुम्हें अपनी छुट्टी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ तुम्हें मेरी ही चिंता होती है। कुछ थोड़ा खा के आ जाओ, फिर 5-10 मिनट की ब्रेक देनी पड़ेगी बीच में। मैं सोच रहा हूँ अब जब तक खींच रही है क्लास खींच डालें। ये हम लोगों ने बेटा वी इनपुट की वेवफॉर्म बना ली। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं वी आउटपुट की वेवफॉर्म बनाने में। सो नाउ यू सी, अब अभी हमने क्या देखा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था वी इनपुट का, तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, क्योंकि दोनों अभी मैंने शॉर्ट माने हैं। तो केवीएल लगाओ, वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी इनपुट। समझ गए? D3 D4 के शॉर्ट मानो बेटा, इसको सीधी लाइन कर दोगे तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर दिख रहा है सामने। तो बताओ भाई, ये तो सेम बन गया। लेट्स ड्रॉ इट। वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, ये बात नहीं, एरोस कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की कहानी देखने कि नेगेटिव हाफ साइकिल में स्टोरी क्या रही। अब जब बेटा हमारा अल्फा पाई से 2 पाई आया, तो वी इनपुट क्या हो गया? नेगेटिव। अल्फा पाई से 2 पाई, वी इनपुट नेगेटिव। देयरफॉर अब D1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस हो गए, एंड D3 एंड D4 रिवर्स बायस हो गए। देखिए यहां पे, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो वी इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है। समझने के लिए क्या करो, नीचे वाली पोलैरिटी पॉजिटिव कर लो, ऊपर वाली नेगेटिव कर लो, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कर लो समझने के लिए। नीचे वाला अगर प्लस हो गया तो आप देख रहे हो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन क्योंकि नीचे वाला प्लस हो गया तो D4 रिवर्स बायस हो गया। ऊपर वाला माइनस हो गया तो D2 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, पर ऊपर वाला माइनस हो गया तो D3 रिवर्स बायस हो गया। तो D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस्ड, D3 एंड D4 आर रिवर्स बायस्ड। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? नाउ व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ द करंट डायरेक्शन? तो अब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट ऐसे जाएगी, यहां से निकलेगी करंट D1 से होती हुई
फिर यहां से मोड़ आएगा, मुड़ेगी, फिर D2 की तरफ, छूट गया मुझसे, फिर यहां से सीधा, ये यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, इस तरह से आएगी। एक चीज नोटिस करी, भले ही तुम वी इनपुट पॉजिटिव साइकिल में हो या वी इनपुट नेगेटिव साइकिल में हो, लोड में से करंट जो है उसकी डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम रही। इसी वजह से तो वोल्टेज की पोलैरिटी सेम आई दोनों केसेस में। ओके, तो अभी भी अगर आप केवीएल लगाएंगे, नाउ इफ यू अप्लाई द केवीएल, वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस वी इनपुट। आप केवीएल लगाइए, वी आउटपुट माइनस वी इनपुट आ रहा है, मतलब जो वी इनपुट है उसका नेगेटिव वी आउटपुट आ रहा है। ये वी इनपुट का नेगेटिव मतलब ये आएगा, फिर पॉजिटिव में सेम आएगा, फिर नेगेटिव में माइनस, फिर पॉजिटिव में सेम, नेगेटिव में माइनस। समझ में आ रहा है? फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म हमने अचीव कर ली। दिस इज द वेवफॉर्म फॉर वी आउटपुट। वी आउटपुट लगे हाथ, अब करंट की भी वेवफॉर्म यहां बनाई डालते हैं, है ना। जब सब कुछ बना हुआ है, तैयार है, तो इसको भी लगे हाथ निपटा देते हैं। मैंने करंट की वेवफॉर्म का साइज वोल्टेज से कम रखा है, बिकॉज आपको पता है वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज विल गेट डिवाइडेड बाय सम करंट, बाय सम रेजिस्टेंस टू गिव यू करंट। इसलिए मैंने थोड़ी हाइट कम रखी है। पहले भी मैंने आपको बताया था, पहले भी मैंने ये सब किया हुआ है। तो ये आपको वर्किंग समझ में आ गई ब्रिज रेक्टिफायर की। तो अब आप इजीली समझ सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल तो D3 ऐसे, नेगेटिव हाफ साइकिल D1 ऐसे। अब आप यहीं से देख के समझ सकते हैं, मैंने अलग अलग करके पूरा प्रॉपरली समझा दिया है, बट नाउ यू कैन इजीली सी इट एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, गुड गुड। अब हमारा ब्रिज रेक्टिफायर में हमें वही 14 पॉइंट्स करने होंगे, लेकिन इस बार उड़ते हुए जाएंगे। और इस बार करना ही नहीं है, सीधा आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सेंटर टैब में सब कुछ कर चुके। ठीक है, सेंटर टैब में ऑलरेडी वो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, चलिए सबसे पहला पॉइंट, क्या बनाना था ये? अच्छा, बनाया नहीं, बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ, डिटेल में बनाओ। मुझे 2 मिनट दो, तब तक बनाओ आप।
अरे कुछ ऑर्डर नहीं किया भाई, ऑर्डर क्यों करूंगा? घर में सब कुछ बन जाएगा। दिल्ली होता तो ऑर्डर करना पड़ता, दिल्ली में होता तो ऑर्डर करना पड़ता। ऑर्डर में भी धोखा हो जाता है यार। एक बार पता नहीं तुम लोगों के जो पुराने स्टूडेंट्स है, तुम्हारा ही कोई सब्जेक्ट चल रहा था मेरे ख्याल से, दिल्ली में था, खाना ऑर्डर किया तो क्लास से 1.5-2 घंटा पहले ऑर्डर किया था भाई, वो बंदा आ ही नहीं रहा घर खाना लेके। मैं देख रहा हूँ कब से वो मैप में खड़ा है वहां पे, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। मैं तंग पड़ गया यार। मैंने उसको फोन किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके बाद जो है राइडर है नहीं, मैंने जोमेटो वालों को फोन किया, मैंने कहा भाई खाना नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है देखो। तो फिर उनका थोड़ी देर बाद कॉल आया कि सर राइडर हमारा भी फोन नहीं उठा रहा, राइडर स्विच ऑफ करके खाना लेके भाग गया आपका। बताओ, मेरा खाना लेके चला गया मेरा। मुझे बोल रहे हैं आपको पैसा रिफंड कर देगा। मैंने कहा भाई पैसे का क्या करूंगा, भूख लगी है, क्लास है, अभी क्या करूंगा मैं। भाई फिर उस दिन भूखे बैठे क्लास ली। तो ये बड़ा रिस्की होता है, ऐसे क्रूशियल टाइम पे खाना गायब हो जाता है जब। घर में तो यार यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो क्या है, सब कुछ खाना बन जाएगा, 2 मिनट में बोल दो कुछ भी हो जाएगा यहाँ तो, और सब कुछ ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता ही है। चलो, कोई कॉपी कर रहा है बेटा वेव फॉर्म अभी भी? कोई अभी भी इसको ड्रॉ कर रहा है? नहीं? चलो आगे चले फिर। इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट क्या हो जाएगी? आईटी। अब तुमने सेंटर टैप पढ़ा हुआ है, दिमाग लगाओ, नहीं तो ये जो हमने पढ़ा है यहां से चेक कर लो जल्दी से। इट विल बी Im sin alpha when alpha is 0 to pi and minus Im sin alpha when alpha is pi to 2 pi। समझ में आ ही गया होगा? ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में V इनपुट अपॉन रेजिस्टेंसेस, नेगेटिव हाफ साइकिल में उल्टा है, V इनपुट अभी भी यही रहा है, ध्यान रखना, V इनपुट अभी भी यही रहा है, तो उस केस में नेगेटिव, तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन। सो माइनस Im साइन अल्फा। यहां पे Im क्या है, कल भी देखा था हमने, Im was Vm upon Rf plus RL, but this time it will be 2Rf। ये फर्क आया यहां पे। ये तो सेम है जो कल था, ये डिफरेंट है। क्यों? यहां पे 2Rf है, बिकॉज दिस टाइम व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, 2 diodes are coming into picture. When it is forward bias, 2 diodes are coming into picture. That's why 2Rf I'm taking into consideration. बस यही एक डिफरेंस आया है, अदरवाइज तो लगभग सेम। ठीक है, नेक्स्ट। What is the DC value of the output current? So you can see from here 2Im by pi। अच्छा समझ में आ गया ना? देखो अब ये वोल्टेज डिवाइड बाय दिस, तभी इससे छोटा बनाया मैंने। ओके, सो नाउ व्हाट इज, इट इज अ फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म। सो आर डीसी वैल्यू विल बी 2Im by pi, जैसे कल था। दिस विल बी 2Im by pi, और जहां से Im ये है। RMS value of the current, full wave rectified, Im by √2, Im by √2। फिर फोर्थ, RMS value of the AC component of the output current, IRMS dash, same, under root of IRMS square minus IDC square। फिर रिपल फैक्टर। सो यू कैन सी IRMS डैश में IRMS और IDC, IRMS और IDC की वैल्यू वही है जो कल थी, बस Im चेंज हुआ है, पर Im तो कट जाएगा। इसका मतलब रिपल फैक्टर वही आएगा जो कल फुल वेव सेंटर टैप के लिए आया था। आया समझ? समझ आ रहा है? फॉर्मूला लगा के देख के, लिख के देख लो, सेम वही आएगा। डालो, देखो उसमें जो करवाया हुआ है 0.4
483. Sixth, फॉर्म फैक्टर. IRMS भी वही है, IDC भी वही है, कट के वही वैल्यू आएगी. सो फॉर्म फैक्टर इज ऑल्सो सेम 1.11. सेवन था डायोड की एवरेज यानी डीसी वैल्यू. डायोड की एवरेज या डीसी वैल्यू कितनी आएगी? शाबाश, चेंज होगी, -Vm/π आएगी. -Vm/π आएगी. समझ में आ गया ना? तो एनालिसिस अब तो खुद कर सकते हो, सामने दिख रहा है कि अब डायोड की डीसी एवरेज वैल्यू -Vm/π आएगी, क्योंकि अब वो दो डायोड्स पिक्चर में है. ठीक है, दो डायोड्स पिक्चर में है अब. -Vm/π. 7th 8th, हाँ वो फिर चेंज होगा अकॉर्डिंगली. तो अब तो सारा एनालिसिस कर लोगे, अब तो पूरा सीख गए, अब तो समझ में आ गया कि इट्स merely a circuit. पीक इनवर्स वोल्टेज Vm आएगी, क्योंकि दो डायोड है, तो आधी आधी. पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार 2Vm आ गई थी क्योंकि एक डायोड था. सेंटर टैप वाले में 2Vm आ गई थी क्योंकि एक डायोड था. इस बार हमारे पास दो डायोड है, तो वो 2Vm दोनों में डिवाइड होगी, Vm आ जाएगा. समझ में आ गया ना? दो डायोड है तो दोनों में डिवाइड होगी, आधी आधी हो जाएगी, Vm आ जाएगा. तो ये फायदा हो गया हमें एक. फिर एफिशिएंसी, पहले इनपुट पावर देख लेते हैं. इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट कितनी पावर दे रहा है? IRMS² इंटू RF प्लस RL प्लस RF. इनपुट पावर विल बी द पावर कंज्यूम, सो इनपुट पावर विल बी IRMS² इंटू 2RF प्लस RL. आगे समझ, कल क्या लिखा था हमने? IRMS² इंटू RF प्लस RL. याद है कल हमने RF इंटू RL किया था सिर्फ, क्योंकि एक डायोड और एक लोड था. अब दो डायोड और एक लोड है तो 2RF प्लस RL लिखेंगे. P input will be IRMS² into 2RF plus RL. तो परसेंटेज एफिशिएंसी इफ यू सी, ये सब तो सेम रहेगा, 81 RL. बस फर्क क्या आएगा? अब डिनोमिनेटर में यहां पे बस 2RF आएगा. कल क्या था? RF प्लस RL था. 81 इंटू RL अपॉन RF प्लस RL. आज भी यूज किया ये फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में, बट अब क्या है? 2RF आ गया. बस इतना सा फर्क आया. दिस टाइम इट विल बी 2RF. ओके, नेक्स्ट. VDC नो लोड. VDC नो लोड क्या होगा? याद है हम लोगों को? 2Vm/π जो डीसी वोल्टेज आएगी. VDC फुल लोड क्या होगा? VDC फुल लोड विल बी VDC नो लोड माइनस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज IDC इंटू R. जहां पे R किसके बराबर होगा? 2RF के. R किसके बराबर होगा? 2RF के. ठीक है, चलो देख लीजिए. वैसे तुम लोगों को डाउट आएगा नहीं, पर मैं बता देता हूँ, कैसे पढ़ रहे हो बाद में कहीं तो वो हो जाए, तो सोच लो ज्यादा. कल जाओ, कल जो मैंने पढ़ाया था वहां पे VDC फुल लोड जब लिखा था, R की वैल्यू क्या थी? चेक करो. RF प्लस RSW/2. RF प्लस RSW/2. ठीक है. डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग हाफ की रेजिस्टेंस. यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों नहीं ली? यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग क्यों नहीं ली? ये ना बाद में कभी पढ़ो फिर कंफ्यूज हो जाओ. अभी तो कुछ नहीं पता क्या चल रहा है.
कितना बढ़िया आंसर है, सेंटर टैप नहीं है। अबे सेंटर टैप हटा दिया, ये कोई जवाब हुआ? सेंटर टैप नहीं है, सेंटर टैप हटा दिया, मान लिया मैंने, ये सेंटर टैप नहीं है। शुक्र है ये नहीं लिखा सर दूसरा वाला रेक्टिफायर है, ये ब्रिज वाला है, इसमें नहीं होता। ठीक है, देखो क्या हो रहा है। सेंटर टैप के केस में करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरे हाफ साइकिल में तो जीरो हो जा रही थी। समझ में आ रहा है? करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, दूसरे हाफ साइकिल में जीरो हो जा रही थी। इसका मतलब इसमें डीसी करंट फ्लो कर रही थी वाइंडिंग में, इसमें मतलब वाइंडिंग में डीसी करंट थी, इसकी वाइंडिंग में डीसी करंट थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब पूरी इधर टोटल डीसी करंट जीरो हो जाएगी वाइंडिंग में। अब टोटल डीसी करंट वाइंडिंग में जीरो हो जाएगी, इसलिए जब मैं डीसी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैं वाइंडिंग में यहां पे वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं। ये मैं कहानी तुम्हें लिख देता हूं ताकि तुम बाद में कभी कंफ्यूज ना हो, तो अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इस पॉइंट को, ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है सवाल से, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। इन ब्रिज रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज ड्रॉप इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज जीरो। ठीक है, डीसी वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी वाइंडिंग में जीरो होता है, क्यों? बिकॉज करंट थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग इज बाइडायरेक्शनल या फिर एसी कह लो। ठीक है, तो ब्रिज रेक्टिफायर में डीसी वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी वाइंडिंग में जीरो होगा, क्योंकि जो करंट है उसमें वो बाई डायरेक्शनल है या एसी है, तो फिर ड्रॉप आएगा ही नहीं। अबे यार इतना पढ़ाने के बाद, हाँ तो मैंने जीरो तो लिखा है, मैंने और क्या लिखा है, क्यों ज्यादा कंट्रोवर्सी, मैंने जीरो तो लिखा है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, और मैंने जीरो तो लिखा है। हाँ वेदांत क्या कहना चाह रहे हो, मैंने जीरो तो लिखा हुआ है। अच्छा पहले टाइप के तब सेंड किया, मुझे लगा तुम ये ना पूछ रहे हो कि सेंटर टैब में क्यों नहीं जीरो लिया था सेकेंडरी में। मैंने कहा फालतू में फिर कंट्रोवर्सी, उसमें आधा साइकिल में जाती है, उसमें पूरे में नहीं जाती है, वही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सो नाउ यू कैन सी VDC नो लोड 2 Vm/π, VDC फुल लोड, ऑब्वियसली बात है VDC नो लोड में से इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो। दिस टाइम इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप इज ओनली बिकॉज ऑफ 2 times RF नॉट RSW। और आपको पता है हम एक और फॉर्मूला लेते थे VDC फुल लोड का, विच इज IDC इंटू RL। बेटा ये तीनों आप फॉर्मूले में डालोगे, VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड अपॉन VDC फुल लोड इंटू 100, जैसे पिछली बार हमने डेरिवेशन करी थी। आफ्टर डूइंग दिस percentage regulation comes out to be R upon RL into 100, जहां पे अब आपको पता है R किसके बराबर है, 2RF के बराबर है। R किसके बराबर है, 2RF के बराबर है। ठीक है, यहां से थेवेनिन लिख लेंगे, यहां से थेवेनिन लिख लेंगे। VTH आ गया 2 Vm/π
RTH आ गया R के बराबर, जो कि है 2RF के बराबर। 12th, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट और रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 2F0। क्योंकि सेम वही चीज आ रही है, वेवफॉर्म देख के सेम 2 टाइम्स आ जाएगी। 13th, एंगल ऑफ कंडक्टेंस। तो दोबारा से वही होगा, अगर कट इन वोल्टेज होगी तो थीटा लेट स्टार्ट होगा और थीटा पहले खत्म होगा, तो 180 माइनस 2 थीटा, फिर इसका भी 180 माइनस 2 थीटा, पूरा कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। ठीक है, बस फर्क क्या आएगा? थीटा विच वॉज साइन इनवर्स ऑफ वी गामा बाई वी एम, इस बार वोल्टेज को क्या ओवरकम करना पड़ेगा? 2V गामा ओवरकम करना पड़ेगा, ना कि V गामा। क्यों? पहले एक डायोड होता था तो हमारी इनपुट वोल्टेज को V गामा ओवरकम करना पड़ता था, तो V गामा आता था। पर इस बार मेरी वोल्टेज को क्या ओवरकम करना पड़ेगा? 2 डायोड्स, तो 2 टाइम्स ऑफ V गामा ओवरकम करना पड़ेगा। ये मेरा जो है थीटा आएगा, ये मेरा जो है थीटा आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके। 13th एंड लास्ट, 14th क्या है? ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो आपको पता है टफ क्या होता है? डीसी पावर अपॉन एसी रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। डीसी पावर आई डीसी स्क्वायर इंटू RL, AC rating of secondary winding, VRMS into IRMS. Okay, I found this on the web for rating of secondary binding via. सीरी रोज चालू हो जाती है, इसको बंद भी नहीं कर सकते। आई डी सी स्क्वायर RL अपॉन VRMS इंटू IRMS। ठीक है, सो नाउ डाल डाल देते हैं। सो नाउ यू कैन सी आई डी सी स्क्वायर कितना है? लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। टफ। आई डी सी स्क्वायर कितना है? 2IM बाई पाई होल स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई VRMS इंटू IRMS। VRMS कितना है? VM बाई रूट 2। IRMS कितना है? IM बाई रूट 2, which is equal to 248 अपॉन पाई स्क्वायर। नहीं, फिर ये वैल्यू बचेगी ना, एक स्टेप और करना पड़ेगा, सॉरी एक स्टेप और करना पड़ेगा। 4 IM स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई VM की वैल्यू रिमूव करनी है ना। VM क्या होगा? IM इंटू 2RF प्लस RL, है ना। VM विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाई RF RL प्लस RF, तो 2RF प्लस RL। और IM स्क्वायर रूट टू 2। नाउ वी कैन राइट इट एज IM स्क्वायर कट गया, 2 ऊपर चला गया, 48 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL अपॉन 2RF प्लस RL। सो टफ is coming as 0.81 multiplied by RL upon 2RF plus RL.
तो मैक्सिमम टफ कितना आया 0.81। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग का तुम मुझे टफ निकाल के दोगे, क्योंकि एवरेज लेना है ना, जैसे पिछली बार लिया था प्राइमरी सेकेंडरी। शाबाश, गुड। इस बार तो सेम ही आएगा, इस बार तो सेम ही आएगा, क्योंकि प्राइमरी में वीपी आईपी दोनों साइड, मतलब वीपी आया, आईपी दोनों साइड, सेकेंडरी में भी तो वीएस और आईएस दोनों साइड, तो सेम ही तो आएगा, वो बिल्कुल ही सेम आएगा इस बार तो। पिछली बार डिफरेंस था क्योंकि आधे आधे में फ्लो की थी करंट, पूरे में करंट नहीं गई थी, इसलिए पिछली बार फर्क था। तो अब पॉइंट्स तो सारे खत्म हो गए, ठीक है, वी आर डन विद ऑल द पॉइंट्स। अब हम क्या कर लेते हैं, एडवांटेजेस लिख लेते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। ओवर सेंटर टैप्ड, अब ब्रिज रेक्टिफायर की एडवांटेजेस किसके ऊपर, सेंटर टैप्ड के ऊपर। सबसे पहली स्मॉलर पीआईवी, दूसरी टफ बढ़ गया अपना, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 एडवांटेजेस हमारी ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर आ गई। सही है, सही है। अब इसके साथ हमारा रेक्टिफायर खत्म हुआ, ठीक है, इससे साथ हमारा रेक्टिफायर खत्म हुआ। हाँ, तो क्या करूं, 4 डायोड यूज हो तो क्या करूं, मुझे बताओ, क्या करना चाहते हो। हमें हम क्या लिख रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की एडवांटेजेस सेंटर टैप पे क्या है। मैंने तो ये बात करी ना कि ब्रिज रेक्टिफायर की सेंटर टैप के ऊपर क्या एडवांटेजेस है, मैंने डिसएडवांटेज की तो बात ही नहीं करी, बिकॉज सबसे ज्यादा एडवांटेजेस सारे जितने भी हैं उनको मिला के ब्रिज है। हाफ वेव सेंटर टैप जो ब्रिज में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ब्रिज है। अब ब्रिज के तुम क्या नुकसान गिना रहे हो मुझे, ठीक है, सबसे पहला नुकसान कोई गिना देगा, सर एफिशिएंसी कम हो गई। भाई कितनी कम होगी सर, वो 2 RF आ गया नीचे, कहां गई एफिशिएंसी, रुको। तो भाई आरएफ ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, इसने कितनी एफिशिएंसी कम कर दी, कितनी एफिशिएंसी कम कर दी इसने, बताओ मुझे। तो जो तुम डिसएडवांटेजेस बता रहे हो वो चुन्नू भर की डिसएडवांटेजेस है, इनका कोई फन नहीं है, समझ रहे हो। ये आरएफ इतना कम है, 2 आ भी जाएगा तो कितने फर्क डाल देगा एफिशिएंसी पे, कोई जरा फर्क नहीं पड़ा। तुम कह रहे हो सर इसमें 4 डायोड यूज हो गए, ठीक है, मान लिया 4 हो गए, पर भाई तुम्हारे नॉर्मल डायोड यूज हुए हैं जिनकी वैल्यू वीएम है। पिछली बार तो इतने बल्कि डायोड हो गए थे क्योंकि तुमने 2 वीएम ले गए थे ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो वो बड़ा करना पड़ गया था मुझे बहुत ज्यादा। स्टिल इट इज बेनिफिशियल। सेंटर टैप्ड हट गया तुम्हारा कितना बड़ा। ब्रिज के साथ कोई बुरी बात नहीं करेगा, ब्रिज के बारे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबसे प्यारा मुझे ब्रिज ही लगता है, क्योंकि सबसे अच्छा रेक्टिफायर ब्रिज ही है अपना, ठीक है। ब्रिज ने अपना सेंटर टैप्ड हटाया है, बिल्कुल फुल रिस्पेक्ट चाहिए ब्रिज के लिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं। तो हम लोगों ने यहां तक जो है खत्म किया, क्या, वी हैव फिनिश्ड अवर रेक्टिफायर। हम लोगों ने अपना रेक्टिफायर जो है वो यहां पे खत्म कर दिया। आपको याद है हमने स्टार्ट क्या किया हुआ है, हम एक डीसी पावर सप्लाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम लोग एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई यानी कि डीसी पावर सप्लाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में, डीसी पावर सप्लाई बनाने के प्रयास में सबसे पहला स्टेप लिया हम लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मर। दूसरा स्टेप था रेक्टिफायर, ताकि हम बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को एक यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। कर दिया हम लोगों ने, हाँ वो भी कर दिया।
अब क्या करना है, अब जो एसी फंस गई है आके डीसी में, उस एसी को रिमूव करो, बिकॉज पल्सेटिंग डीसी आ रही, मुझे डीसी चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए। एसी को रिमूव करो। कैसे रिमूव करेंगे एसी को? अब हम करेंगे फिल्ट्रेशन, अब हम लगाएंगे फिल्टर, जाएंगे तीसरे स्टेप में। ठीक है, वी विल बी अप्लाइंग अ फिल्टर and with the help of the filter we will be removing the ripples, we will be removing the AC component. So but before I start with the filters, जितने भी ये पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, सारे टेबल में डाल दो ताकि तुम्हारे रट्टा मारने के लिए हो जाए। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री के लिए तो भैया ये याद करना ही करना है, तुम्हें रट्टा मारना ही मारना है। और अब प्लान बना लिया ना इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कैसे करनी है, मैंने वो वीडियो बोला था, देख लेना। आपका पेपर जो है वो हो गया है अब इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री का 8 जून से, 8 जून से पेपर हो गया है। तो भैया इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। दिन रात मेहनत करो, फरवरी तक गेट का सिलेबस, मतलब मैं अपना बता रहा हूं हम लोग क्या करते थे, फरवरी तक गेट का सिलेबस निपटा दो, भूल जाओ नॉन टेक ईएससी, भूल जाओ इंजीनियरिंग सर्विसेज है भी। तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक एग्जाम है, वो है गेट का पेपर है, और गेट का पेपर रगड़ के पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो अब, और अपना गेट निकाल के फरवरी में गेट निकाल लो। जब गेट की तैयारी इतनी बढ़िया से हो जाएगी, और पता क्या होगा, पेपर से पहले तुम पूरा याद करोगे, क्योंकि तुम्हें छापना है गेट के पेपर में जाके, वो चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी तुम्हें गेट के पेपर में जाके। फिर फरवरी से पेपर देने के बाद तुम्हारे पास फरवरी है, तुम्हारे पास मार्च है, अप्रैल है, ठीक है, मई है, और जून के 8 दिन है। बेटा तुम्हारे पास 4 महीने 8 दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें तो नॉन टेक का थोड़ा सा पोर्शन और 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, वो भी मैं तुम्हें तब बता दूंगा कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा करना है, कौन सा छोड़ दो, बिना काम चल जाएगा उसके। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो टेक्निकल पेपर है ना वो 90%, 90+% ही मान लो गेट का ही आता है ईएससी में, नॉन टेक होता है। इतना बड़ा टाइम है, हम आराम से पेपर फोड़ देंगे। तो इस साल जो है तुम्हारा गेट, और देखो हमारे साथ भी यही था, हमारे टाइम भी फरवरी में गेट हो जाता था और मई या जून में हमारा आईएएस का पेपर होता था। ठीक है, पर हमारे से दिक्कत ये थी, हमारा प्री और मेंस इकट्ठा होता था। हमारा प्री और मेन, तुम्हारा तो अभी प्री होगा तो तुम आराम से चिल करो। हमारा तो क्या होता था कि 3 दिन पेपर चलता था। फ्राइडे को सुबह पेपर होता था 10 से 12 नॉन टेक का, सैटरडे को 10 से 12 2 से 4 प्री ऑब्जेक्टिव पेपर 1, प्री ऑब्जेक्टिव पेपर 2, संडे को 9 से 12 और फिर 2 से 5 मेंस पेपर 1, मेंस पेपर 2, सब कुछ निपटा डालते थे इकट्ठा ही। और पेपर देने में पढ़ाई से ज्यादा फिजिकल स्टेमिना की बात आ जाती थी कि भैया 3 दिन तक, क्योंकि तुम रात भर सो नहीं रहे हो अब, क्योंकि तुम्हें पता है पेपर है, तुम पूरी पूरी रात पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ 3-3 4-4 5-5 घंटे सो पा रहे हो रात को, पूरा रात तुम्हारा दिमाग चल रहा है, सपने में भी पढ़ाई आ रही है, उठ के भी पढ़ाई आ रही है, तुम्हारा दिमाग खत्म हो रखा है, और तुम पढ़े जा रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो, सुबह उठ के भी पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम से निकल के गाड़ी में भी पढ़ रहे हो, फिर बीच की ब्रेक में भी पढ़ रहे हो। तुम लोग इतना पढ़ चुके हो कि तुम थक चुके होते थे। तीसरे दिन तो भैया पेपर लिखा ही नहीं जाता था, मैं बता रहा हूँ, हालत खराब हो जाती थी। लेकिन तुम्हारे करने का ऐसी बात है, देखो मैं तुम्हें नहीं आता डीसी वोल्टेज ऑफ द डायोड डीसी। चलो पहले इतनी फिल करते हैं। व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एक एक करके कॉलम भरते हैं। हाफ वेव फॉर्म फैक्टर 1.5 IM by √2, रिपल 0.483, 1.11, डायोड की -2 VM by पाई, ब्रिज में 2 IM by पाई, IM by √2, रिपल सेम 0.483, फॉर्म फैक्टर सेम 1.11, लेकिन ये अलग था, -VM by पाई था, -VM by पाई था। लिख लिए सबने? चलूं आगे? एनीबडी कॉपिंग? वेट,
ओके ओके। कोई कॉपी कर रहा है बेटा? कोई ये कॉपी कर रहा है अभी? ओके दिवाकर, ओके। दिवाकर और बिट्टू जो कॉपी हो जाएगा बेटा तो डन लिख देना फिर आप लोग। मुझे मुझे भी यही लग रहा है, ये स्केल से लगे हुए हैं बनाने। दिवाकर स्केल से बना रहे हो क्या? स्केल स्केल से यूज कर रहे हो क्या? स्केल स्केल से लगे हो बनाने? इतना टाइम। हमारी क्लास में कौन स्केल यूज करता था? कोई एक लड़की है ना, आई थिंक मोनिका थी, मोनिका थी ना? मोनिका मोनिका करती थी स्केल यूज। वो तो बोलती भी थी हाँ हाँ मैं कर रही हूँ, वो तो मानती भी थी एकदम, मैं कर रही हूँ। चलो तो नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप मैं भी करता हूँ। चलो करो लेकिन वेट मत करवाओ क्लास में स्केल के लिए, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम स्केल कंपास सब कुछ लेके कर दो। ब्रिज कहां तक पहुंचे थे हम लोग? वीडी डायोड, वीडी हो गया, फिर आ गया पीआईवी, पीआईवी के बाद एफिशिएंसी मैक्स, फिर रेगुलेशन फैक्टर, सो वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर शॉर्ट में लिख दिया, फिर रिपल फ्रीक्वेंसी या फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, एंगल ऑफ कंडक्शन, ठीक है, एंड फिर टफ, वो नेक्स्ट पेज में आ पाएगा, खत्म हो गया यहाँ पे अपने कॉलम। पीआईवी हाफ वेव रेक्टिफायर का वीएम था, एफिशिएंसी 40.5, 40.5%, वोल्टेज रेगुलेशन फैक्टर सबके केस में सेम आएगा, R/RL इंटू 100, बस डिफरेंस क्या आएगा? R की वैल्यू, तो वो मैं बाद में लिखता हूं। आउटपुट फ्रीक्वेंसी इसमें F0, बाकी दोनों केस में 2F0, चल लिख देते हैं ये भी साथ में। एंगल ऑफ कंडक्शन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये 360 डिग्री। एफिशिएंसी हो गया, ऑरेंज हो गया। रेजिस्टेंस इसमें खाली 2 टाइम्स आरएफ। इस केस में थीटा था साइन इनवर्स ऑफ वी गामा बाई वीएम, इस केस में थीटा था साइन इनवर्स ऑफ वी गामा बाई वीएम, लेकिन इस केस में थीटा था साइन इनवर्स ऑफ 2v गामा बाई वीएम। ठीक है, और फिर अपना आखिरी वाला, हाँ हाँ मैं दिखा रहा हूं, नहीं हूं मैं, दो बस, उसके बाद अब आराम से कॉपी करो, टेक योर टाइम। कल हम लोग सीधा फिल्टर से क्लास स्टार्ट करें, वरना कल नंबर लिख के नहीं करना होता है, चैट में थोड़ा नंबर लिखना होता है। मैं ऐड नहीं कर सकता, ऐड ऐसे पूछा करो, बाकी बच्चों से पूछा करो, हाउ कैन आई गेट एडेड इन द सर्च ग्रुप, फिर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा कल हो सकता है 90 हो क्या सकता है 100%, कल आपकी साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस के जो है पीवाईक्यू करवाऊंगा स्पेशल पे,
तो जो नेटवर्क वाले बच्चे हैं, साइनोसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस के पीवाईक्यू कल करवा रहा हूं, जो बहुत देर से तुम लोग बोल रहे थे, तो कल कर लेना क्लास। और कोई कॉपी कर रहा है अभी ये वाला पेज? कोई कॉपी कर रहा है ये वाला पेज? टाइम मेरे ख्याल से इसी क्लास की टाइमिंग, हाँ सेशन ये उड़ा दो। इट विल हाफ वेव रेक्टिफायर से बना है, सेंटर टाइप 2 हाफ वेव रेक्टिफायर से बना है। एक डायोड उड़ गया तो एक रेक्टिफायर बचेगा। इसका मतलब इफ इन अ फुल वेव रेक्टिफायर वन डायोड गेट्स, सत्यम पूरा लिख दे भाई, ठीक है, if in a full wave rectifier one diode gets destroyed, then it acts as a half wave rectifier, ठीक है, ठीक है। चल मैं ये पॉइंट लिख देता हूं आपको, ये पहले if gets damaged, so with this, finally for good, we have finished our rectifiers. After this we are going for filters. Filters will take, I think, 2 to 3 classes filters will take. After that we will enter into Zener diode. फिर थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा, because Zener diode is really tough. तुम लोगों को Zener diode की हवा में नहीं लगती, न्यूमेरिकल तो तुम लोगों से हिलते भी नहीं है। Zener diode का न्यूमेरिकल देख के तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते हैं, और Zener diode के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। तो हम उस पर मेहनत करेंगे, याद करिए अच्छी तरह से। फिर मुलाकात होती है आप लोगों से सोमवार को। जो लोग ऐसी भी क्या कंट्रोवर्सी, उस क्वेश्चन सही, ठीक है, बाय बाय।